आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मुद्दे पर बात करने के लिए आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है। एक्चुअली बात है ये अनुभव और एक्सपीरियंस के कि हम इतने सालों में क्रिमिनल प्रैक्टिस में क्या अनुभव करते हैं। तो पिछले लगभग 17-18 सालों से मैंने अनुभव किया है। अब कोई अगर ये कहेगा कि किसने कहा क्या किया तो वो सब पॉइंट पे मैं जाऊंगा नहीं। ये सच है या झूठ है, इससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको मालूम है कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ एक एक शब्द और उस शब्द का एक एक लेटर्स जो है ना, जिससे वो वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है और वर्ड से जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है वो मैं सच बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम होता क्या है, एक बैनर अगर आप जाएंगे तो हर कहीं ऐसे परिसर में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि अंडर 303 ऑफ CRPC अगर कोई जो ये लोग कोर्ट के काम के लिए जाते हैं, जो आरोपी का जो रिलेटिव है उसके पास एक चॉइस दिया गया है, जुडिशरी ने उसको चॉइस दिया है, मेरा कहने से नहीं हो। उसको चॉइस ये है कि अगर वो लीगल इसमें हर्डल्स में उसको वो आता है वो और वो फ्रेम हो रहा है या बुक्ड हो रहा है या उसके अगेंस्ट में केसेस हो रहे हैं, ऑफेंसेस हो रहे हैं, ऐसे कंडीशन में वो आरोपी तो कस्टडी में चला जाता है। तो जो उसके रिलेटिव होते हैं ज्यादा करके वही जहाँ उनको दौड़भाग करना रहता है वो दौड़भाग करते हैं। तो उनको ये लिबर्टी दिया हुआ है उस प्रोविजन में कि वो उनके चॉइस के वकील के पास जाएं। ये सवाल न्याय और अन्याय का भी है। तो उनको जो लगता है कि मैं इस वकील के पास जाऊंगा तो मेरा ये काम सही ढंग से हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस का दोनों का जो बैलेंस बना रहेगा। डिफेंस अपना काम करेगा, प्रोसिक्यूशन अपना काम करेगा। लेकिन हो क्या रहा है, प्रोसिक्यूशन डिफेंस का काम कर रहा है, डिफेंस प्रोसिक्यूशन का काम कर रहा है, ये उसका काम कर रहा है, वो उसका काम कर रहा है, सब मिक्सअप होके काम कर रहे हैं। और कुछ सिलेक्टेड लोग जो होते हैं दोनों तरफ से, यहाँ से हम तरफ से जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो और जो पुलिस में कुछ लोग हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, उसमें से जो ये कुछ लोग उधर के और कुछ लोग इधर के हैं ना, ये लोगों ने एक नेक्सस बनाया हुआ है। और नेक्सस में एक्चुअली हो क्या रहा है मालूम है, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये बहुत बड़े तरीके का एक भ्रष्टाचार भी है। ये भ्रष्टाचार इस तरीके से है कि तुम उन लोगों को फ्री होने नहीं दे रहे हो। उनको और भी जो हर एक बार की स्ट्रेंथ है, कहीं 250 वकील हैं, कहीं 500 वकील हैं, कहीं 1000 वकील हैं, उनको तुम फ्री होकर के उनको जाने ही नहीं दे रहे। उनके खिलाफ ऑब्जेक्शन है। उनकी जो टैगलाइंस है या जो पर्टिकुलर वर्ड्स वो लोग बोलते हैं ना, वो ये है, अगर तुम जो हम बता रहे हैं उसके पास नहीं जाओगे तो तुम्हारा बेल का काम नहीं होगा, पहला। दूसरा, हमारा बात अगर तुमने सुना नहीं तो इसके ऊपर और भी केस हो सकता है। तीसरा, जिसको बताया उसको देना, तो ही वो फेवरेबल रिप्लाई तुमको मिलेगी, तो ही तुम्हारा काम होएगा। ये सारे तरीके से जो चीजें है ना, ये पूरी तरीके से मैं बोलता हूँ ये सिर्फ भ्रष्टाचार, अन्याय और गुनाह नहीं है, ये इस सब से बढ़कर के बिना पाप है। पाप ये इसलिए है कि किसी एक वकील की फैमिली नहीं है या उसको पैसे की जरूरत है, ऐसा नहीं है। हर वकील की एक फैमिली है, हर वकील को उसकी फैमिली की और सोशल उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर किसी की जरूरतें हैं। तो ये जो 5, 6, 10 लोग मिलकर के ये सब कर रहे हैं ना, हर एक सेंटर में जो हो रहा है, ये लोग बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। इस पाप को रोका जाना बहुत जरूरी है, ऐसा मैं चालू करू। माझं नाव ॲडव्होकेट सौ शुभलक्ष्मी सुरेंद्र गायकवाड सावंत आहे। मी या विक्रोळी कोर्टामध्ये 1995 पासून प्रॅक्टिस करत आहे आणि प्रत्येक वेळी हे असं चालतंच की कोर्ट कारकून आणि वकील यांचं लेनदेन असतंच प्रत्येक वेळी। पण ह्या वेळेचे जे कारकून आहेत ते काय करतात की आमच्यासारखे जर जे वकील जे पोलीस प्रॅक्टिस करत नाहीत त्यांनी काय विचारायला गेलं ते एकदम हडतूडची भाषा करतात, काय आहे आमच्याकडे नाही आहे, अजून FIR आलेला नाही आहे असं वगैरे बोलतात। परंतु मला हेच सांगायचं आहे की तुम्ही जी प्रॅक्टिस करता ना ते चुकीचं आहे। खरं म्हणजे इथे प्रत्येक वकिलांना काम मिळालं पाहिजे, सिनियरला मिळालं पाहिजे, ज्युनियरला मिळालं पाहिजे। सध्या हा काळ कोरोनाचा चालू आहे, त्याच्यामध्ये बरेच कामाचा पण खूप प्रॉब्लेम झालेला आहे, खूप कमी काम येतंय, खूप येतंय, तर प्रत्येकाला कामं मिळाली पाहिजे। त्यामुळे या लोकांनी हे सोडून दिलं पाहिजे। ऍक्च्युअली हे आमच्यातलेच वकील त्यांना जाऊन मिळालेले असतात, 4 पैशांसाठी स्वतःची गद्दारी करतात, स्वतःच्या कामासाठी हे करतात, हे चुकीचं आहे। आणि हे लोक आम्हाला एकदम अशी हडतूडची वागणूक देतात। आम्ही काय मागायला गेलो, हा FIR आलाय का, किंवा हे काय, हे CR नंबर काय आहे, किंवा हे आरोपी आलेत का तुमच्याकडे पकडून, तर ते एकदम आम्हाला एकदम ह्याच्या भाषेत एकदम म्हणजे काय, आम्ही म्हणजे काहीच नाही असं वाटतं त्यांना। आणि हे 2च वकील इथे प्रॅक्टिस करतात त्या कोर्टामध्ये, 49 कोर्टामध्ये, घाटकोपरमध्ये, घाटकोपर नंतर पंतनगर, सगळ्या पोलीस स्टेशनमध्ये प्रत्येकाचे वकील बांधलेले आहेत प्रत्येक कारकूनचे। त्यामुळे ह्या कारकून लोकांची दरवर्षी 1 वर्षातनं तरी बदली होणं जरुरी आहे। हे कारकून वर्षानुवर्ष एकाच ठिकाणी बसलेले असतात, त्याच्यामुळे त्यांची ट्रान्सफर होणं जरुरी आहे।
त्याच्याकडे गव्हर्नमेंटने पण सरकारने पण हे लक्ष दिलं पाहिजे. हाँ बस एवढंच. हमारे साथ है एडवोकेट प्रकाश घोड़पड़े जी. आइए इनसे हम जानते हैं कि पुलिस प्रैक्टिस के बारे में इनकी क्या राय है. Actually, when I joined in advocacy of in 1991, with the fact I'm working with the Prem Keshwani, with my senior lawyer, he is practicing all over Bombay. But I have used to go to different centers of the Bombay, from Boroli to the VT of it. That I have noticed that when I go for the dates and adjournments and hearing of it, the particular lawyers get the connections with the constables and clerks, as well as the officers sitting at the police stations. They are providing the cases to the particular lawyers. I don't know whether they have malpractices, some sort of money they are going to give it or not. But I have seen that this is not the condition of that the students have, but it is coming with effect on the so many dates of it. And when I noticed that's each and every center there are particular lawyers are there, and they have connections with the court carpoons and constables. Actually, the advocates comes to the court for as a defense lawyer of it, because prosecution lawyer are already there. If the defense lawyers get connected with the prosecution's witness and prosecution's side of it, what the justice will get it to the our client. We have come for to get the justice over here, but here there's a malpractice goes on, there's transaction goes on. A lot of complaints has been made to different centers, to the DCP and CP, as well as the court. Actually, court doesn't, the magistrate don't have the power of it. But there's no initiative step or the strong step has not been taken by the court itself, not the advocates also, the committee is also there. Because lot of lawyers are there, and mostly the newcomers also coming in the field of it. And suppose they say tactics will be comes in the picture or going to be running of it, that's quality of the law, this quality of the lawyers will be demolished of it. And these things are going to be happen in all over Bombay also. I have seen it, I have a witness of it. Secondly, when these things practices goes on, this particular lawyers groups are there here in each and every center. They have getting connection with the different police stations. Even actually police constables and DCP and IO doesn't have to interfere when the matter is come to the court, because this clients have given the right to appoint his choice of the advocate. That's how his choice advocate has to appoint. But here, this constable and police is going to interfere, and they are giving to advise to appoint a particular lawyer of it. And these only for the sake of money they are doing of it, because it is not they are polluting the atmosphere of the court. Now I have seen that if these things will happen, the mockery will become in the court of it and very hard. Therefore, somewhere you have to stop this. The steps has to be taken about the malpractices and this police interference, everything. One thing that's in the law, that police gets the power, that accused can arrest them without warrant. That much investigation. When the arrest is arrest without warrant, these type of the power they are given, they can do it anything about it. What happens when the lawyers comes to the court of it? They attend, even the lawyer coming to the court of it, they are trying to snatch the clients from the one person given to the particular advocate of it. These types, a lot of advocates are going to file the bail applications and the wakalatnama, but at the most, the another lawyers come in picture who has a contact with the police office. They are doing all these things only for the sake of money. Here, the atmosphere has to be maintained, decorum of the court has to be maintained, and these things has to be taken very seriously of it. And because this quality of the law should not be demolished or decreases, it should have to be increased day by day. A lot of acts are going to come up, and suppose the police interferences comes in picture of it, that is very tough for the lawyers of it, and these things mockery of the court will be going on. सिमरन शेख जी, आइए उनसे जानते हैं कि विक्रोली कोर्ट में किस तरह से कुछ पुलिस अधिकारियों जरा वकील से मिली भगत करके पुलिस प्रैक्टिस की जा रही है, इस विषय में उनकी क्या राय है?
सबसे पहले तो मैं आपको खूब खूब थैंक यू बोलूँगी जो आपने हमें ये एक मंच दिया जहाँ पर हम हमारे विषय हमारे मत आपके आगे ला सकते हैं, क्योंकि कितने ज़माने से और कितने सालों से ये चीज़ होती आ रही है। हम चाहकर भी इसमें कोई आउटपुट नहीं दे पा रहे, कोई स्टेप नहीं ले पा रहे, क्योंकि मेन यहाँ पर है पुलिस और एक एडवोकेट। ये लड़ाई एक पुलिस और एडवोकेट की नहीं, यहाँ पर जो विक्टिम है जिसके ऊपर ये अत्याचार हो रहा है उनकी भी एक लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ पुलिस और एडवोकेट के बीच में नहीं है। एडवोकेट्स वी आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, सो वी शुड बिहेव एज इन वी आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। और जो पुलिस है दे आर जस्ट द ऑफिसर्स ऑफ द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में एक बार एफआईआर रजिस्टर हो गई और रिमांड में विदिन 24 आवर्स में आरोपी को आपने लेकर आया, वहां पर आपका काम खत्म होता है। पर यहाँ पर कुछ भ्रष्ट ऑफिसर्स ऐसे जिन्होंने कुछ नालायक एडवोकेट लोगों के साथ मिलकर ऐसी एक बॉन्डिंग बनाई है ना कि अब उन्हें कितना भी कन्विंस करो पर ये रूट्स इसके इतने अंदर तक है। मे बी सीनियर ऑफिसर्स जो होते होंगे पुलिस स्टेशन को उनको भी इस बारे में कुछ मालूमात नहीं होगी। मेरा मत ये है कि हम एक पर्टिकुलर एक मुहिम बनाएं जिसमें हम सीनियर जो ऑफिसर्स है हर एक जोन के, हर एक पुलिस स्टेशन के, उनको हम अप्रोच करें, हमारी आवाज उन तक जाए और हम ये प्रेजेंटेशन दें कि आपके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये सारी चीजें हो रही है। कैसे एक आरोपी को अरेस्ट करने के बाद में उसके घर वालों को हैरेसमेंट होती है कि नहीं हमने बताया इसी एडवोकेट को आपको अप्रोच करना है, अगर आप इस एडवोकेट को अप्रोच नहीं करते हो तो आपका बंदा और अटक जाएगा और इसमें गिर जाएगा, हम हमारा से नहीं देंगे। और ये सालों साल से चलता आ रहा है। एट प्रेजेंट जितने पुलिस स्टेशन से बंधे हुए एडवोकेट है वही काम करें। इन केस उसके बीच में कोई एक अपराइजिंग एक अपकमिंग एडवोकेट ने एंट्री ले ली, उसको बाय मिस्टेक कभी एक चलते फिरते समझो एक आधा विक्टिम ने कहा कि नहीं हम हमारा वकील लाएंगे, उसको बहुत हार्डशिप झेलनी पड़ती है, उसमें उसका से नहीं आता है, उसमें उनके पैसों की डिमांड पड़ जाती है। मेरा खुद का एक्सपिरियन्स है इस चीज के अंदर। अगर किसी के रिमांड में पहुंच गए, अरे मॅडम तुम्हाला हे रिमांड कसं भेटलं, हे माझा आरोपी होता, हमने फीस ली, हमने वकालतनामा लिया, पर वो लोग प्रेजेंटेशन देते हैं और जब मैटर हो जाता है बेचारे गरीबों से लाख 50,000 रुपए मांगते हैं। बट ऑन व्हाट कॉज? वो बेचारा बंदे का घर वाला ऑलरेडी अंदर है, घर का कमाने वाला बंदा अंदर है, बच्चे बीवी बाहर तड़प रहे हैं, उनको अपने बंदों को निकालना है, फिर इनका पैसों का डिमांड। ये हर चीज पे एक हाई लेवल इसके अंदर इंक्वायरी बैठनी चाहिए। मेरी अर्ज है कि आप एसीपी डीसीपी इन सब लोगों से कांटेक्ट करो, आईजी जनरल तक जाएंगे, हम कमिश्नर तक जाएंगे और इस पे एक मैनेजिंग कमेटी बस बैठनी चाहिए जो हमें इसके अंदर न्याय दिलवा सके, हमारे लिए नहीं और वकीलों के लिए नहीं, पुलिस वालों के लिए नहीं, एटलीस्ट जो विक्टिम है जिसके घर वाले अरेस्ट हुए। हर आरोपी अरेस्ट होता है इसका मतलब वो गुनहगार नहीं है। इट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रायल that will prove, the subject matter and the trial will prove whether that particular accused is guilty of that offense or not. At present उसको अगर उसने क्राइम किया है नहीं क्राइम किया, उसको इतना हार्डकोर क्रिमिनल बना देते हैं, इतना उसके ऊपर प्रेशर लोड आ जाता है कि वो बेचारा पहले रिमांड के अंदर, पहले ही कस्टडी के अंदर डर जाता है। इवन उनको पुलिस कस्टडी में इतना हार्डशिप सहना पड़ता है क्योंकि वो अपने चॉइस के एडवोकेट के पास नहीं गए और इन्होंने पुलिस की नहीं सुनी। तो ये सारी चीजों पर एक रोक लगनी चाहिए, एक बंद लगनी चाहिए। और मैं विनती करती हूँ हमारे सीएम साहब से भी और हमारे एसीपी डीसीपी कंसर्न पुलिस स्टेशन के सीनियर और कमिश्नर साहब से कि एक छोटी सी कमेटी बिठाए या हम भी उसके अंदर सहभाग करने के लिए तैयार हैं, हम भी उसमें पूरी तरह से सहभाग करेंगे। बस हमारे लिए इतना काम कीजिए। और इस जो ये गंदी जो प्रैक्टिस चालू है, पुलिस प्रैक्टिस हम बोलते हैं इसको, दैट इज नॉट द राइट वर्ड, बट इन द लीगल टर्म हम उसको कोई नाम नहीं दे सकते क्योंकि उसका नाम तो इतना गंदा बोल सकते हो जो हम नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए। पर ये पुलिस प्रैक्टिस को कहीं ना कहीं रोक चलना चाहिए। तो मेरी यही गुजारिश है आपके टीवी के माध्यम से एटलीस्ट कि ऊपर तक जाए और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो कुछ ना कुछ इसके अंदर आउटपुट लाए। हम सिग्नेचर मुहिम लेने के लिए तैयार है, हम फ्री में काम करने के लिए तैयार है। बस सिर्फ इन लोगों के ऊपर एक रोक लगनी चाहिए। हमारी एक टीम हम बिठाएंगे जिसके अंदर हम 100 एडवोकेट फ्री में काम करेंगे, पर ये पुलिस प्रैक्टिस के ऊपर हमने रोक लगाई। बस धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मी ॲडव्होकेट जगन्नाथ आढाव, क्रिमिनल लॉयर, आणि सर्वप्रथम तुमच्या चॅनलचं मी अभिनंदन करतो की तुम्ही आमच्या वकिलांच्या अन्यायाला न्याय देण्यासाठी या ठिकाणी आलेला आहात। तर आता तुम्हाला काय प्रश्न विचारायचा मला विचारू शकता। मेरा प्रश्न ये था साहब कि बहुत जगह से जैसा हमको मालूम पड़ रहा है कि यार पुलिस स्टेशन में कुछ गिने चुने वकीलों को केस दिया जा रहा है और पुलिस की मिली भगत से पुलिस प्रैक्टिस की जा रही है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? पोलीस जे आहे ना, पोलीस खरं तर लॉ फॉलो करत नाही, पोलीस संविधान फॉलो करत नाही, ते संविधानाच्या विरोधामध्ये काम करतात आणि आमच्या ज्या कोर्टाच्या प्रोसिजर्स आहेत त्या फॉलो करतात, त्यांचाही ते अपमान करतात, अर्थात न्यायाचा अपमान करतात। आणि काही पोलीस जसं आमचे तिवारी साहेब म्हणाले प्रमाणे काही पोलीस आणि काही वकील लोक
हे वकिली व्यवसायाला कलंकित करण्याचं काम करत आहेत. त्याचप्रमाणे काही पोलिसांनाही कलंकित करण्याचं काम करत आहेत. परंतु तुम्ही पत्रकार आमच्यापर्यंत आला तर आमचा जो काही अन्याय होतोय त्याला न्याय मिळणार असं वाटतंय. आणि म्हणून मी माझं मत मांडतो की पोलिसांनी खरं तर ज्या वेळेला आरोपीला पकडलं जातं त्यावेळेला संविधानामध्ये जे 22वा अनुच्छेद आहे 22(1) आणि 2 त्याप्रमाणे ते वागत नसून आरोपीवर दबाव आणून सांगतात की जर तुम्ही आमच्या म्हणण्याप्रमाणे जर तुम्ही वकील दिला नाही तर आम्ही तुम्हाला शे देणार नाही, तुमच्या आरोपीवर वेगवेगळ्या केसेस टाकू आणि तुमच्या माणसाला आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचं अटकू, तो बाहेर येणार नाही याची आम्ही तजवीज करू. असं असल्यामुळं ते जे सोबतची माणसं जी असतात त्यांचे नातेवाईक तेही घाबरून जातात. त्यांना वाटतं पोलीस सर्व काही आहे, कारण वकिलांची काय भूमिका आहे अजून त्या नातेवाईकांना माहिती नसतं. परंतु या ठिकाणचे पण वकील जे आहेत कलंकित वकील म्हणतो मी त्यांना, की जे लोक वकिली करण्याऐवजी दलाली करतात, पोलिसांच्या चपराशी म्हणून काम करतात, की त्यांना कळतच नाही वकील म्हणजे काय, त्यांची प्रेस्टिज काय आहे. त्या प्रेस्टिजला सोडून ते काम करतात आणि पोलिसांचे नौकर चाकर म्हणून चपराशी म्हणून दलाल म्हणून काम करतात. फक्त त्यांना रिमांड मिळावा, पैसा मिळावा म्हणून त्यांचं हे कृत्य चाललेलं असतं. एकंदरीत जर आपण विचार केला तर हा भ्रष्टाचाराचा विषय असून शोषणाचा सुद्धा विषय आहे. त्यामधून पोलीस प्रॅक्टिसच्या निमित्तानं आणि वकील त्या दलालगिरीच्या निमित्तानं या ठिकाणी भारतीय नागरिकांचं शोषण होत आहे, त्यांच्यावर दडपशाही येते आहे, लोकशाहीपासून त्यांना दूर केलं जात आहे. जर हा आवाज आमचा नेऊन आणि जर आम्हाला कोणी विचारलं की तुम्ही काय सिद्ध करू शकता, तर जर तुम्ही जे पोलीस जे वकालतनामे 200 वकालतनामे पडतात कोर्टामध्ये ते वकालतनामे घ्या, त्या वकालतनाम्यावरचे मोबाईल नंबर घ्या आणि ज्या पोलिसांनी त्यांना काम दिलेलं आहे त्या पोलिसांचे कारकुनांचे तुम्ही मोबाईल नंबर घ्या, त्यांचा CDR चेक करा. त्या CDR मध्ये त्यांनी एकमेकांशी किती संवाद साधला, किती काळ संवाद साधला याच्यावरून तुम्हाला त्याची परिस्थिती येईल आणि तुम्हाला तो एक पुरावा मिळेल की ह्या लोकांचं मिलीभगत आणि शोषण करण्याचं काम आणि भ्रष्टाचार करण्याचं काम आहे. तर माझं तुमच्या या चॅनलच्या निमित्ताने म्हणणं असं आहे की कमिशनर साहेब तुम्ही या गोष्टीकडे लक्ष द्या आणि पोलिसांना होणाऱ्या कलंकित करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई करा. आम्ही आमच्या कलंकित होणाऱ्या वकिलांवर कारवाई करू. एवढं बोलून मी या ठिकाणी आसानी होती है और इस यूनान सलमानी जी की क्या राय है इस पे? सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू कहता हूँ कि आप हमारे लिए कुछ विचार करें और हमारे पास आए और ये आज हमारी बात रखने को हमें मौका मिला. और मैं पुलिस प्रैक्टिस के बारे में कहना ये चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं सरासर कहीं गलत हो रहा है. जो न्यू कमर्स है उनके लिए भी और जो बेचारे बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन उनकी लाइफ में पुलिस प्रैक्टिस के सिवा कुछ आया ही नहीं. और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते थे कुछ और करना लेकिन कर नहीं पा रहे. तो कुछ लोगों ने वो जो बांध लिया है ना, अपना घर बना लिया है, पुलिस प्रैक्टिस स्टेशन को बना लिया है और वो मतलब एक तरीके से कोर्ट और पुलिस स्टेशन वो उनका परिवार संसार बन चुका है. और बाकी अन्य वकीलों के लिए बस रास्ता और रोड और कोर्ट का जो कंपाउंड होता है वही बेचारों का एक जरिया बन चुका है. अगर कोई घूमता फिरता आ गया, अनजाने टकरा गया तो लाइफ में उसको काम मिल जाता है, अदरवाइज वो घर पे अकेला चला जाता है मायूस होकर. क्यों चंद लोगों के 4-5 लोगों का ही कार्य है कि वो जीवन जिए, बाकी लोग सब क्या करें. तो इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि जब हम सनद लेते हैं तो बार काउंसिल हमसे कहता है कि आप कोई अन्य काम नहीं कर सकते, सिर्फ वकालत पे ही डिपेंड रह सकते. अगर ऐसा कोई कार्य है, मैं वकालत पे डिपेंड रहता हूँ तो काम सबको क्यों नहीं, ये मेरा प्रश्न है. अगर काम सबको मिलना चाहिए एक समान, हमारे एरिया काम अगर हमें नहीं आएगा, बाहर के एरिया काम हमें नहीं आएगा तो फिर किसे जाएगा. तो केवल उन्हीं जाएगा जो इसके ऊपर क्या करते हैं, राजनीति करते हैं. मैं तो इसे राजनीति का ही नाम दूंगा. सरासर ये एक तरह की मोनोपोली है, वो किसी को आने देते नहीं और उनके पास कुछ जा नहीं सकता. ये इंटरनल फैक्टर है और इसे कहीं ना कहीं आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि यह हटे और हमारी ये बातें जो है हमारे सीनियर और प्लस हमारे बार काउंसिल और प्लस हमारे जो गवर्नमेंट है इस पर भी ध्यान दे. कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी कानून बनानी चाहिए. और मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात का और कि हमारे एडवोकेट्स के लिए जो कानून बन रहा है शायद उससे कुछ एडवोकेट का भला हो सके और प्रोटेक्शन मिल सके. तो मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ आपको वंस अगेन कि आपने हमें मौका दिया और हमारे वकीलों के बारे में जो बेचारे अन्याय
के ऊपर दबे हुए हैं, जिनके ऊपर वायलेंस हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपने उनका सहारा बन के आगे बढ़ के हमारी बात को रखा, उसके लिए मैं धन्यवाद।